इन्होंने इजराइल के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी मिलके। हर किसी को लग रहा था कि इतने सारे अरब देश हैं, आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। अरब देशों को पीछे हटना पड़ा और इजराइल ने जो यूएन ने एरिया दिया था उससे ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया। तो ये जो दाव था अरब देशों का, ये उल्टा पड़ गया। यूएन ने जो एरिया दिया था वो ये एरिया दिया था, लेकिन ज्यूज ने इस लड़ाई के बाद ये पूरा हिस्सा भी इजराइल में ऐड कर दिया। इसके बाद 1950 आता है और इजराइल एक लॉ पास करता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न। इस लॉ का मतलब था कि दुनिया में कोई भी ज्यूज कहीं भी रहे उसको इजराइल की सिटीजनशिप दे दी जाएगी और वो जब मन करे इजराइल आ सकता है। ये वो ओरिजिनल स्टैंप है जो उस टाइम पे लगता था जब ज्यूज इजराइल वापस आते थे। अब देखिए, ये रहा इजराइल और ये है पूरा इजिप्ट। इजिप्ट के बीच में इस जगह पे फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने साथ मिलकर एक कैनाल बनाया जिसका नाम था स्विस कैनाल। एक कंपनी के थ्रू सारा पैसा फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने लगाया था, बट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इजिप्ट को उस कंपनी के शेयर्स यूके को बेचने पड़े थे, जिसकी वजह से इस स्विस कैनाल की जो ओनरशिप थी वो फ्रांस और यूके के पास आ गई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो स्विस कैनाल है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था और हर किसी को इंक्लूडिंग इजराइल सबको यहां से होके गुजरना पड़ता था। अब इजिप्ट का इस स्विस कैनाल में कोई भी रोल बचा नहीं था, बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। 1956 में नासिर एक बहुत ही बड़ा कदम लेते हैं। नासिर उस पर्टिकुलर टाइम के इजिप्ट के रूलर थे। उन्होंने कहा कि स्विस कैनाल इजिप्ट के लैंड पे बना है और इसलिए अब ये पूरा एरिया इजिप्ट ही कंट्रोल करेगा। फ्रांस और यूके ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हमने पैसा लगाया, लेकिन नासिर ने साफ मना कर दिया। और जो नासिर थे उनका झुकाव अरब कंट्रीज की तरफ ज्यादा था और इजराइल से वो नफरत करते थे और उन्होंने ये कह दिया कि इजराइल को स्विस कैनाल से नहीं निकलने दिया जाएगा। और इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वो कहीं से भी सामान नहीं बेच सकता था। इसके बाद इजराइल यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर वॉर कर देता है और ये पूरा एरिया ले लेता है। अब इसके बाद 1957 में यूएन इस मामले को सुलझाने के लिए बीच में पड़ता है और इजराइल को पीछे हटाता है। इजराइल इजिप्ट का ये पूरा एरिया वापस तो कर देता है, लेकिन एक रिटर्न एग्रीमेंट करवाता है कि आज के बाद कभी भी इजराइल को इस रूट पे रोका नहीं जाएगा। जैसे बाकी देश के लिए है वैसे ही इजराइल के लिए भी होगा। अब यहां से बात खत्म हो जाती है और जो इजराइल की दिक्कतें थी वो भी सॉल्व हो जाती है और यूके और फ्रांस को पैसा लगाने के बावजूद इस एरिया से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अब इसके कुछ साल बाद 1964 में अरब देशों ने मिलकर इजिप्ट के अंदर एक मीटिंग की जहां पे इन्होंने बनाई पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पीएलओ भी कहते हैं। पीएलओ एक तरीके से जितने भी फिलिस्तीनी थे उनका आर्मी और पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करती थी और पीएलओ का मेन काम था कि पैलेस्टीन को इजराइल से वापस लेना और उनको उनका लैंड दिलवाना। इजराइल ने ये जो अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर, इजिप्ट के लीडर नासिर इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज थे, तो इन्होंने 1967 में बाकी अरब कंट्रीज से बात करके स्ट्रेट्स ऑफ तिरान का ये जो एरिया है जहां से इजराइल बाकी देशों को अपना सामान भिजवाता है वो रास्ता रोक दिया जाता है। नासिर को पता था कि इसके बाद इजराइल अटैक करेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही सारे अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ अटैक प्लान किया। लेकिन इजराइल के पास पता नहीं क्या चीज है, उसने सारे के सारे अरब देशों को एक साथ हरा दिया और सिर्फ 6 दिन के अंदर इजिप्ट का जो एरिया इजराइल ने पहले कब्जा किया था वो दोबारा से कब्जा कर लिया और इसके साथ साथ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो एरिया था वो भी ले लिया। बाद में यूएन फिर से बीच में पड़ता है और इजिप्ट का जो एरिया था वो तो वापस हो जाता है, लेकिन बाकी एरिया इजराइल ही कंट्रोल करता है। अब इसके 2 साल बाद 1969 में एक यासिर अराफात करके एक लीडर थे जो पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं। यासिर के पीएलओ के चेयरमैन बनने के बाद जो अरब देश थे वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं और जो लड़ाई थी वो फेस टू फेस पीएलओ और इजराइल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यासिर की लीडरशिप में पीएलओ ने कई सारे अटैक किए। 1973 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस पे कई अटैक हुए और उस टाइम एक चीज और चल रही थी, अरब देशों में ऑयल निकल रहा था, तो अरब देशों ने यह कहा कि इजराइल से जो रिलेशनशिप रखेगा उसको ऑयल नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन पीएलओ और बाकी अरब देशों को समझ में आ गया था कि इजराइल से जंग में जीतना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कई अलग अलग तरीके निकाले। इन्होंने प्लेन हाईजैक करना स्टार्ट किए। सिर्फ 1968 से 1977 के बीच में फिलिस्तीनियों ने 29 एयरप्लेन हाईजैक किए और इजराइल पे हमला किया। 1972 के ओलंपिक्स में 5 फिलिस्तीनियों ने जर्मनी के अंदर इजराइल एथलीट्स के अपार्टमेंट पे हमला कर दिया। ये सब करके पीएलओ को काफी अटेंशन मिल रही थी और इजराइल काफी हद तक परेशान भी हुआ। उसके बाद यूएन के अंदर पीएलओ के हेड यासिर को यूएन की मीटिंग में भी बुलाया जाने लगा और ये सारी चीजें देख के इजराइल को समझ में आ रहा था कि पीएलओ जो है ये आगे चल के इजराइल के लिए दिक्कत बनेगा। पीएलओ के जो ज्यादातर फाइटर थे वो लेबनान में रहते थे क्योंकि इजराइल के आसपास के एरिया में इजराइल टिकने नहीं देता था, तो इजराइल ने बिना कुछ सोचे समझे लेबनान के ऊपर भी अटैक कर दिया। 18,000 से भी ज्यादा लोगों की इसमें जान जाती है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है पीएलओ को और पीएलओ काफी वीक भी होता है। और 1988 आते आते पीएलओ को भी रियलाइज हुआ और पीएलओ ने 2 स्टेट मॉडल रिप्रेजेंट किया। देखिए, पहले जो फिलिस्तीनी थे वो ज्यूज को पूरी तरीके से भगा के इजराइल पैलेस्टीन बनाना चाहते थे,
लेकिन बाद में उनको रियलाइज हो गया कि ये चीज इतनी आसान नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट यूएन ने जो डिसाइड किया है उनको वही वापस मिल जाए। लेकिन अब इजराइल वो भी देने को रेडी नहीं था, क्योंकि इजराइल का ये मानना है कि जब आगे चल के 50-60 साल हो जाएंगे और अरब और स्ट्रांग अगर हो गए तो वो इजराइल पे 100% अटैक करेंगे और इजराइल जो है वो जूस के हाथ से फिर से चला जाएगा और इजराइल के जो लोग हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भले ही अभी पीस ऑफर कर रहे हैं लेकिन आगे चल के दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। हालांकि बाद में 1993 में इजराइल जो था वो ऑस्लो अकॉर्ड जो था उसके लिए एग्री हो गया, जिसमें यह था कि पैलेस्टीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के एरिया दे दिए जाएंगे और यासिर जो पीएलओ के लीडर है वो प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा उनको, और दोनों जो देश हैं वो शांति से रह पाएंगे। दोनों देश इसके लिए एग्री हो जाते हैं और 13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस लॉन में दोनों देश एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं। अब सबको लग रहा था कि यहाँ से शांति हो जाएगी, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी इजराइल ने कुछ भी फॉलो नहीं किया। गाजा के अंदर इजरायली जो सिटीजन थे उनको लगातार भेजते रहे और जो डेडलाइन थी इजराइल को जो दी गई थी कि पैलेस्टीन का एरिया को ट्रांसफर करना है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। इससे जो पैलेस्टीन की जो आम जनता थी उनको इजराइल से विश्वास ही उड़ गया और जो पैलेस्तीनी जनता थी वो कहने लगी कि पीएलओ इजराइल के चक्कर में पड़ के सब कुछ खराब कर देगा। और यहां से एंट्री होती है हमस की। पैलेस्तीनी रेडिकल लोग हमस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और ये इजराइल पे एक तरह से गुरिल्ला वॉर करते हैं, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं करते हैं, गुरिल्ला वॉर की तरह अटैक करते हैं और जितना भी हथियार वगैरह होता है हर चीज से, पैसे से, हथियार से अरब देश जो है वो हमस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और आ रही थी, चाहे पीएलओ हो या फिर इजराइल, दोनों तरफ से अगर कोई नेता पीस की बात करता था तो उसको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था। एक टाइम पे जब इजराइल सॉफ्ट हुआ था तो उनके पीएम को ही मार दिया गया था और पीएलओ जब सॉफ्ट होने लगा, उसने पीस की बात करी तो पीएलओ वीक पड़ता गया और हमस स्ट्रांग हो गया। लोगों ने हमस का सपोर्ट किया और ये कुछ चीजें और थी जिसकी वजह से इन सारी चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि हमस जो है वो गाजा पट्टी से इजराइल पे आए दिन अटैक करता है, 3-4 बार इजराइल भी अटैक कर चुका है और ये लड़ाई आए दिन चलती रहती है। क्वेश्चन अभी भी वही है कि जेरूसलम पे किसका हक होगा और किसको अपनी जमीन मिलेगी। लड़ाई इस चीज की अभी भी चल रही है। अगर कोई लीडर पीस की बात करता है तो पब्लिक उसको हरा के बाहर कर देती है या मार देती है। और जो इंडिया का स्टैंड है वो काफी मिक्स रहा है। शुरू में इंडिया ने खुल के पैलेस्टीन का सपोर्ट किया, 1947 में इंडिया ने पैलेस्टीन के लिए वोट भी किया था यूएन के अंदर, लेकिन आगे चल के फिर इजराइल जो था उसको भी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो थोड़ा सा मिक्स स्टैंड रहा है इंडिया का। और आगे चल के 1980 में इंडिया ने पीएलओ को फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी दिया। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन एम्बेसी थी वो भी बनवाई गई इंडिया के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ 1994 में पैरेलली इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, पैलेस्तीन अरबों का है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है। इससे पहले जब यूएन के अंदर वोटिंग होती थी तो इंडिया जो था वो पैलेस्तीन का सपोर्ट करता था, उनके सपोर्ट में वोट करता था। लेकिन 2014 के बाद कई मुद्दों पे जो इंडिया है उसने एब्सटेन किया है, मतलब एक्चुअल में वोट ही नहीं किया। इसके साथ ही मोदी जी 2017 में इजराइल जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर में था स्वराज जी ने ये उस पर्टिकुलर टाइम पे ही कह दिया था कि इंडिया का पैलेस्टीन पे स्टैंड कभी भी नहीं बदलेगा। और 2018 में मोदी जी पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक का एक शहर है रामल्ला, वहां पे भी गए थे और वहां पे जाके उन्होंने यासिर अराफात जिसने काफी लड़ाई करी थी इजराइल के खिलाफ, उनके जो टोम थे उसमें श्रद्धांजलि भी दी थी। हो सकता है आगे जाके इंडिया अपना स्टैंड और क्लियर करे, लेकिन इंडिया के लिए अरब और इजराइल दोनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में फिर से आपको बता दूं, कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजराइल सीक्रेट सर्विस, इसके बाद जरूर सुनिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन और मिलेगी। थैंक यू।